नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी कॉम्पनसेशन पर राशि को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि ठीक जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक से पहले राशि रिलीज की जाती है, महीनों तक राशि रिलीज नहीं होती है। हाल ही में 7,500 करोड़ रुपए ड्यू थे। वहीं आपको बता दें, जो केंद्र सरकार से कंपनसेशन के रूप में मिलना था, 5 सालों के दरमियान की राशि लंबित थी, वो भी पूरी तरह से नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि मिलनी है, करीब 330 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलनी है। और एक चलन सा हो गया है अब कि जिस बात को हम मांग के रूप में जीएसटी काउंसिल में रखते, ठीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले कुछ राशि रिलीज कर दी जाती। महीनों महीनों वो रिलीज नहीं होती। अभी हाल में लगभग 750 करोड़ रुपए हमारा ड्यू था, जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना था केंद्र सरकार से, और लगातार पत्राचार हो रहा था। ये है 2017-18 से 22-23, 5 सालों के दरमियान की जो राशि लंबित थी छत्तीसगढ़ की, वो 750 करोड़ में से लगभग 587.0199 ये करोड़ अभी ठीक जीएसटी काउंसिल के पहले आया। उसको भी पूरा अभी नहीं दिया। करीब 124 से 125 करोड़ रुपए राशि लंबित है। कई बार ये मांग आती है, अभी आप लोगों ने भी कहा कि कहीं कमियां हैं, कहीं पैसे नहीं जमा हो रहे, तो ये कारण क्या होता है? इस प्रकार के जो जायज हमारे आमदनी के स्रोत हैं, राजस्व के हमारे स्रोत हैं, उनको ही बाधित कर दीजिएगा तो पैसे कहां कहां सरकार व्यवस्था करके कहां कहां डाल पाएगी। इसमें कई बार कभी पेंशन की देरी होती है, कहीं दूसरी राशि को देने में देरी होती है। अभी आपने पेंशन फंड में भी जमा करने की बात हुई, हालांकि वो तो नियमित बातें हैं, काम की बातें हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आपने पूछा, जीएसटी से जुड़ा हुआ विभाग जो मेरे पास है, मिलनी है करीब लगभग 330 करोड़ प्रति वर्ष मिलनी है। 3 साल की हमारी जो राशि है आने वाले, उसमें से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आप पहले साल का आधा भी खर्च कर दीजिए तो हम आपको शेष राशि और अगले साल की आधी राशि भी हम दे देंगे। आज हम टेंडर करने की स्थिति में हैं, सारे काम मंजूर होकर रखे हुए हैं, लेकिन राशि के अभाव में हमको टेंडर की प्रक्रिया को रोकना पड़ रहा है, वर्क ऑर्डर को रोकना पड़ रहा है कि हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया और पैसे नहीं आए तो काम रुक जाएगा। तो ये है करीब वर्तमान चलन में करीब 600-700 करोड़ की राशि, जो राज्य को अगर उपलब्ध हो जाए तो हम टेंडर जो हो गए हैं उनके वर्क ऑर्डर देके और जनहित में काम को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी राशियां हैं जो नहीं मिली हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को उठाया है। अर्धसैनिक बल जो केंद्र सरकार देती है, उनके वेतन की बात है, कुछ हमारी रॉयल्टी की बात है। उनने जो आखिरी मैंने सुना था आंकड़ा 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैंने करीब 1,000 करोड़ तो स्वास्थ्य विभाग के बता दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। कौन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत लगाए? इनका इतना ही समझ धान की खरीदी में, अभी उसके बारे में झूठा कौन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं, मगर ये नहीं समझ है कि धान और चावल में कितना फर्क है। एफसीआई जो होती है केंद्रीय पूल में चावल लेती है, धान नहीं लेती भाई। धान अलग होता है और चावल अलग होता है, और जो केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है वो भुगतान चावल पर किया जाता है। इन्होंने आरोप लगाया था 18-19, 19-20, 20-21 में और 21-22 में धान खरीदी हुई। 18-19 में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। 67% चावल बनता है धान का, 67%। 100 क्विंटल में 67 क्विंटल धान का चावल हो जाता है, बाकी भूसे निकल जाते हैं। तो 67%, यदि 18-19 में 80 लाख मीट्रिक टन हुआ तो 53 लाख मीट्रिक टन चावल बना।
चावल का 45 लाख मीट्रिक टन तो केंद्र ने खरीद लिया भाई। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 2.5 लाख तक का लोन मिलेगा और उद्योग के लिए बाजार की व्यवस्था कैसे होगी, इस विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी बात हर खबर के साथ साझा की और कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है वह बताया। स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो 25 लाख रुपए की राशि स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है, उसमें अनेक प्रकार से काम है। उसमें मछली पालन भी शामिल है, जो कृषि कार्य में आता है, उसमें ईंट निर्माण है, उसमें अन्य प्रकार का जो पारंपरिक रूप से जो कारीगर है, जैसे बढ़ाई है, लोहार है, बुनकर है, तेलघानी के लिए जो तेल निकालने की मशीन है उसको लगाने के लिए बात है। अनेक प्रकार की योजनाएं उसमें शामिल है और वो स्थानीय स्तर पर उसको लगाया जाता है। वहाँ पर मार्केट भी खुला हुआ है, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय उद्योग के लिए जो स्थानीय जो परंपरा से चलने वाले जो कारोबार है उसके लिए अच्छा मार्केट है और स्थानीय स्तर पर ही लगता है। देखिए, मैं पहले कहा कि पारंपरिक रूप से जैसे कारीगर हैं, जिनको बढ़ाई है, लोहार है, बुनकर है और भी अन्य प्रकार के जो पारंपरिक कार्य करते हैं, उसमें भी 8वीं पास लोग काम करते हैं और इसमें अंग्रेजी की बाध्यता वाली बात नहीं है। अगर अंग्रेजी की बाध्यता होती तो देश में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी शिक्षा ही नहीं है, तो ये कहना गलत है। और ये भूपेश बघेल जी की सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के युवा होनहार हैं, अपने पारंपरिक कार्यों को जानते हैं और इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। युवा स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उस रोजगार के माध्यम से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी विश्रामपुर मंडल के रॉयल बस की रतनपुर के पास हुई दर्दनाक दुर्घटना में मृत बीजेपी कार्यकर्ता स्वर्गीय रूप देवी, सज्जन राम सिदार और लूथरा ब्लॉक के आरा ग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार को दिलासा दिया और बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन पहुंचकर उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा की जनता को धोखा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता ने वोट दिया था और सरगुजा के सारे विकास के काम खत्म है। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। पूरे प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति बेहद ही खराब है, जिससे सरगुजा की जनता आक्रोश में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आगमन हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। 7,600 करोड़ रुपए की सौगात वो छत्तीसगढ़ को देकर गए हैं। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ सरकार आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई काम हो रहा है विकास के, तो सभी के सभी केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए पैसों से केंद्र सरकार की योजनाओं का ही काम हो रहा है। चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, 14वें वित्त 15वें वित्त आयोग के पैसे का काम हो, मनरेगा के पैसे का हो, डीएमएफ के पैसे का हो। आज यदि विकास के कोई काम चल रहे हैं तो केवल केंद्र सरकार के योजनाओं के पैसे से हो रहा है, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो। पर राज्य सरकार, जैसे हम सब जानते हैं कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार ही होगा और छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। जब से राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, घोटाला करने का काम लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर को लेकर कोई विरोध नहीं किया है और आज रोज भूपेश बघेल जी के दिन की शुरुआत झूठ बोलने से होती है। कल सभा में आपने सुना होगा, जो शासकीय कार्यक्रम में था, क्या कहा भूपेश बघेल जी ने कि मैं जितना मांगता हूं उससे ज्यादा केंद्र सरकार देती है, ये कहा है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है,
तो किसी कांग्रेसी को छत्तीसगढ़ के बारे में कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब तक देश और प्रदेश में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ का इन्होंने केवल शोषण किया, उपेक्षित किया, अशिक्षा दी, नक्सलवाद दिया। आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री यदि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर दिया, तब वो मुख्यमंत्री हैं। और भूपेश बघेल जी किस मुंह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं? जब राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजना था, तब छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मिले। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी कोई नहीं था उनके पास। जिन 3 लोगों को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवाया, उनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता लेना देना नहीं है। और इसलिए ये भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की बात न करें और लोगों के बीच में झूठ बोलना बंद करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा भारतीय जनता पार्टी ने है। बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता में संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि पीएम छत्तीसगढ़ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके गए। बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी भ्रष्टाचारियों की एक राष्ट्रीय संरक्षण संगठन बनकर सामने आई है और पीएम नरेंद्र मोदी के घोटाले बाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है, उन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की नोटंकी करके बीजेपी की लीडर लॉन्ड्रिंग में लोगों को लाती है और इन सब के खिलाफ पीएम क्यों कुछ नहीं बोलते और जांच क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आके भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके गए, विपक्ष की सरकारों के ऊपर में अनर्गल और झूठे आरोप लगा के गए। लेकिन तथ्य बताते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी घोटालेबाज को घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में 50 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। ये घोटाले पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन ये घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के हुए थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी उसमें मौन साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय लीडर लॉन्ड्रिंग मशीन बन चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर जांच करती है, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लीडर लॉन्ड्रिंग मशीन में भेजती है और वहां पे धुलने के बाद में ये घोटालेबाज नेता पूरी तरीके से पाक साफ हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उषा वाजपेयी अन्य सदस्यों के साथ बस्तर दौरे पर रही। वहीं आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बीजेपी का कार्य इतना अच्छा है कि उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये जो भाजपा की नेत्री बोल रही है, यदि वाकई में उन लोगों को वोट मांगने की जरूरत नहीं है तो चुनावी वर्ष में पीएम प्रधानमंत्री जी आते हैं, लंबी लंबी जुमलेबाजी करते हैं और एक वोट मांगने का इन लोग साधन जुटाते हैं। अगर रही बात भाजपा की, अगर बात करते हैं तो लोगों के दिल में रहते हैं, इन लोगों की बहुत गलत फहमी है, क्योंकि जनता मोदी से उब चुकी है और 15 साल के जो भ्रष्टाचारी रमन सिंह है उससे भी जनता उब चुकी है। ये साफ साफ दिख रहा है। जो 15 साल के शासन में थे, 15 साल के शासन में रहने के बाद 14 सीट में सिमट जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब डबल नहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को जनता चाहती है और नहीं डॉक्टर रमन सिंह जी को। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने जो जुमलेबाजी करके सत्ता में काबिज हुए थे, वो जुमलेबाजी को जनता देख रही है। खासकर अगर हम बात करते हैं तो आधी आबादी जो महिलाएं हैं आज महंगाई से पीड़ित है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण दिए, लेकिन बेलगाम महंगाई पर एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भैया?
2014 के पहले आप महंगाई पर पूरा कविता निबंध 2-2, 3-3 पन्ना लिख करके जनता को बताते थे। अब बेलगाम महंगाई पर उन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। जनता जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक ने बताया कि कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र की शक्कर कारखाने में किसानों के 100 करोड़ से अधिक की राशि जमा है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सागर बत्रा ने भगवानू नायक से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम किसी के व्यक्तिगत इस पर हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही और उन्होंने जो कुशासन किया उसका परिणाम है कि वो 15 सीट पर आकर के वो सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सरकार है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इन 15 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और उन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं किए। आज केंद्र में सरकार होने के बाद भी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया जिससे हम ये कह सके, चाहे वो 15 साल के रमन सिंह की सरकार हो या मोदी जी की ये 9 साल की सरकार हो, छत्तीसगढ़ को जो है उपेक्षा किया गया, भेदभाव किया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो या ये कांग्रेस पार्टी हो, ये किसी के दिल में नहीं बल्कि दिमाग में, छत्तीसगढ़ी जनता के दिमाग में है। और आने वाले समय में ये 19 सालों में छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव हुआ और दोनों राष्ट्रीय दलों ने जो लूटने का काम किया, इसको सबक सिखाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता 2023 के चुनाव में बताएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती। हमारी पार्टी इस प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। जोगी जी की पार्टी है, हम पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे। राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्य के संघर्ष में सरगुजा आपके साथ है। और क्या कुछ कहा अमरजीत जगत ने, वो भी आप सुनिए। जाने की बात मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी के खिलाफ एक के बाद एक पैतरा और दांव पेच करके जो माननीय मोदी जी उनको पीछे ढकेलने का काम, उनको कानूनी उलझन में फंसाने का जो काम कर रहे हैं, 2024 का चुनाव ना लड़ पाए इसके लिए पूरा दांवपेच कर रहे हैं। पूरे देश के लोग आज आंदोलित हैं कि मोदी जी को आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाना चाहिए, वहां शांति बहाल करना चाहिए। वहां शांति बहाली की अपील ना करके ये पूरे देश में घूम घूम करके झूठी बातें फैला रहे हैं। कहते हैं कि केंद्र धान खरीदी करता है। इतना सफेद झूठ, इतना बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जबकि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रदेश में मार्केट के माध्यम से बैंक से लोन लेकर के करते हैं। और इस प्रकार का झूठ बात बोल करके लोगों को बरगलाने का काम जो कर रहे हैं और इतना दांव पेच, इतना राजनीतिक प्रपंच जो रच रहे हैं, जो डिटेक्टरशिप अपना रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश आज आंदोलित हैं। हम लोग भी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। राहुल जी के लिए राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है और उन्होंने राहुल जी का पद समाप्त नहीं किया है। उन्होंने प्रजातंत्र पे कुठाराघात किया है। उन्होंने राहुल जी का आवास खाली नहीं कराया है। उन्होंने पूरे देश के सामने एक टेरर पैदा करने का एक तानाशाही दिखाया है। अगर प्रधानमंत्री जी में इतना नैतिक साहस है तो चाइना आज हिंदुस्तान में घुस करके कब्जा करके बैठा है, उनको लाल आंख दिखाए, उनको यहां से खदेड़े। जो आज मणिपुर जल रहा है वहां जाकर के शांति बहाली के लिए अपील करे। एक बार वो ना मणिपुर गए ना उसके लिए वहां शांति की अपील किए। क्या प्रधानमंत्री का यही दायित्व होता है? जब हम अपने पद की शपथ लेते हैं, पूरे नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा हम देते हैं और आज नागरिक असुरक्षित है। महिलाएं, बच्चे सड़कों में अपना रात गुजार रहे हैं, राहत कैंप में अपना रात गुजार रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी नेता प्रवीण शुक्ला द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में आदिवासियों द्वारा इस घटना को लेकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो वहीं गरियाबंद जिले में भी आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की गई। वहीं आपको बता दें कि साथ ही तिरंगा चौक के मेन रोड के मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और साथ में पुतला दहन भी किया गया। वहीं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आरोपी के घर को तोड़ने का केवल दिखावा कर रही है, उसके घर को ना तोड़कर पेड़ को तोड़ा जा रहा है। सीधी जिले में जो आदिवासियों के साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण शुक्ला द्वारा जिस प्रकार से निर्ममकारी पेशाब करके काम किया था, उसके जितनी निंदा किया जाए बहुत कम है। उसके विरोध में पूरा आदिवासी समाज, पूरा कांग्रेस परिवार, उनके विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। हम उसको माफ करने के लिए बिल्कुल नहीं है। शिवराज सिंह सरकार उसको सह दे रहे हैं और ऐसे अपराधी लोगों के बचाव में उतरे हैं और जिसके ऊपर पेशाब किया गया था, ऐसे लोगों के साथ दिखावा के रूप में, छलावा के रूप में पैर धोने का काम कर रहा है, यानी अपराधी को बचाने का काम कर रहा है। कांग्रेस परिवार, आदिवासी कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करता है। ऐसे केस किए हुए लोगों के ऊपर उनको तत्काल गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा। खबर रायपुर से है, जहां जयपुरी की जोड़ी को लेकर केदार कश्यप के बयान पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा कि शोले पिक्चर रिलीज हो चुकी थी 5 साल पहले, अभी नया पिक्चर आया है काका बाबा वाला। नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी बीच टीएस सिंहदेव का एक अन्य मुद्दे पर भी उनके द्वारा प्रतिक्रिया सामने आई है। जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत श्योर नहीं है कि वेदर कंडीशंस क्या है। वेदर कंडीशंस ठीक रहेंगे तो जाएंगे और नहीं होगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका था 5 साल पहले। अभी ये नया पिक्चर है काका बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जिसकी को ये भी उम्मीद थी सर, उम्मीद थी कि टीएस बाबा हमारे में आ जाएंगे। कल पीएम मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी पहली बार जिक्र कर दिया। ऐसा बीजेपी का मंसूबों में पानी फिर गया। देखिए, मैंने तो पहले से ही खुले मन से सबके साथ ये बात साझा की थी कि व्यक्तिगत वैचारिक मत के मेरे अंतर हैं, तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा। अगर कभी विकल्प की बात भी है, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा। वो अभी बहुत सारे विकल्प हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनने का क्रम जो इस सरकार में चालू हुआ है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की पहचान वो प्रदर्शित होनी चाहिए, सामने रहनी चाहिए। बीजेपी इसमें कह रही है सर कि छत्तीसगढ़ की पहचान तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, बीजेपी ने दिया था, कि कांग्रेस को पास तो दिग्विजय सिंह के विधानसभा में हुआ था, उनके मुख्यमंत्री काल में। विधानसभा पास नहीं करती तो ये कहां से होता? तो ऐसा श्रेय लेने की बात नहीं है। निर्णय अटल बिहारी जी के समय जरूर हुआ था, लेकिन उसको पास किसने किया था? मध्य प्रदेश की असेंबली में पास किया था, तब तो वो बन सका, नहीं तो बनता कैसे? बीजेपी को समझ आ गया कि बिना छत्तीसगढ़ियों को साथ में सत्ता में वापस लिया, इसलिए छत्तीसगढ़ की लगातार मांग। स्वाभाविक है। देखिए, जहां जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और वहां की अगर बात होगी तो वहां की सभ्यता को, वहां के लोगों को, वहां की पहचान को आपको तरजीह देनी ही चाहिए। इसमें कोई दो बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये क्रम विकास के साथ, लोगों की देखभाल के साथ चल रहा है। सर, सरगुजा जा रहे हैं, आपने कहा था चुनाव लड़ने का मूड नहीं था, अब बन पाया क्या सर मूड? क्या कहेंगे? पार्टी टिकट देगी। देखिए, मैंने ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूं, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में
रहना चाहिए क्या, नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूं, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। सर अब तो वाइस कैप्टन है, तो अब तो वोट बन गया होगा। वो तो अभी तक के लिए, अभी तो अगले सीरीज के लिए सिलेक्शन होना है, तो उसमें अगर सिलेक्शन होगा तो फिर खेलेंगे। घोषणा पत्र समिति भी जल्द आप लोग की बनने वाली है, फिर क्या आपका कोई रोल है? मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलकर किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध है। अमित शाह फिर आने वाले हैं सर? उनको तो प्रभार मिल गया, मैंने सुना, तो वो तो आते रहेंगे, स्वागत है। सर चुनाव में आमतौर पर होता है कि चुनावी जिस राज्य में इलेक्शन है वहां के नेता को जिम्मेदारी दी जाती है। पहली बार मनसुख मंडा भी एक जिम्मेदारी दे दी, ये क्या हो रहा है? यहाँ की कमजोरी लग रही होगी। आपको किसी और को प्रभार देना है तो जिसको आपने नहीं दिया उनको आप कम कारगर मान रहे हैं, तो एक तो उनने कंसीड कर दिया। देखिए बृहस्पति सिंह जी वाली बात थी, आपने पूछा, मेरे को अच्छा नहीं लगता घुमा फिरा के बात करना। जो बृहस्पति ने किया था वो उचित नहीं था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वो बात उस समय की थी और मैं आज भी मानता हूं कि कभी भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो देखिए मतदाता जिताता हराता है और मतदाता जिस तरह से रिस्पांस देगा उस हिसाब से परिणाम आएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।